सोचो, अगर तुम्हारी आंखों के सामने एक ऐसा आदमी लौटे जो 200 साल पहले दफनाया गया था पर अब जिंदा है, न उम्र बढ़ती है न धड़कन चलती है, क्योंकि वो इंसान नहीं वैम्पायर है। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं, ये एक शाप है। एक ऐसा वैम्पायर जो अपने खोए हुए प्यार, अपने परिवार और अपनी इंसानियत को वापस पाने के लिए अंधेरे से बाहर निकला है। पर क्या ये दुनिया उसे कभी अपनाएगी? जब उसकी राह में हो एक जलती हुई हवेली, एक चालाक चुड़ैल और वो लड़की जिससे वो सब कुछ हार जाने को तैयार है, तो क्या वो खुद को बचा पाएगा? ये सिर्फ एक हॉरर लव स्टोरी नहीं, ये उस कीमत की कहानी है जो अमरता से भी ज्यादा खौफनाक है। क्या आप इस सच्चाई को झेल पाएंगे? तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1760 में इंग्लैंड के लिवरपूल शहर से, जहां कॉलिंस परिवार एक बड़े सपने के साथ अमेरिका के न्यू इंग्लैंड की ओर रवाना होता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। वहां पहुंचकर वे मछली पकड़ने का एक बेहद सफल बिजनेस शुरू करते हैं। यही बिजनेस इतना फैलता है कि वे एक पूरा शहर बसाते हैं कॉलिंस पोर्ट और साथ ही एक भव्य हवेली बनाते हैं कॉलिनवुड। हालांकि पैसा बढ़ता है, लेकिन परिवार का मुखिया इस बात का खास ख्याल रखता है कि उसका बेटा बानबास कॉलिंस हमेशा ये सीखे कि परिवार सबसे पहले आता है। 15 साल बाद अब बानबास बड़ा हो गया है। इसी दौरान उसका अफेयर घर की एक नौकरानी एंजेलिक से हो जाता है, जो कि एक रहस्यमयी चुड़ैल है। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता। एंजेलिक उससे सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि दिल से भी जुड़ना चाहती है। पर जब बानबास उसे साफ कह देता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, तो एंजेलिक बदले की आग में जल उठती है। गुस्से में वो जादू से बानबास के माता पिता की मौत का इंतजाम कर देती है। बानबास को शक होता है कि इस हादसे के पीछे कोई अंधेरा राज है और इसी वजह से वो काले जादू की खोज शुरू कर देता है। तभी उसकी मुलाकात होती है जोसेट से और इस बार बानबास को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है, एंजेलिक, जो अब भी उसे चाहती है। जब ये सब सुनती है तो जलन से पागल हो जाती है। एक बार फिर वो जादू का इस्तेमाल करती है। इस बार जोसेट को एक पहाड़ी से कूदने के लिए मजबूर कर देती है। बानबास भी उसे बचाने के लिए उसी पहाड़ी से कूद जाता है, लेकिन वो मर जाती है और बानबास बच जाता है क्योंकि एंजेलिक ने उसे शाप दिया था और अब वो एक वैम्पायर बन गया था। वो चाहती थी कि उसका दर्द कभी भी खत्म ना हो। इसके बाद एंजेलिक पूरे शहर को भड़काती है, कहती है कि बानबास एक राक्षस है। गुस्साई भीड़ उसे पकड़ती है और लोहे के एक ताबूत में बंद करके उसे जंगल में जिंदा दफना देती है। और इसी तरह 200 साल बीत जाते हैं। इसके बाद हम 1972 का समय देखते हैं। एक युवती ट्रेन में सफर कर रही है विक्टोरिया विंटर्स नाम से। असल में ये उसका असली नाम नहीं है, वो अपने पुराने अतीत से भाग रही है और उसने इस नाम को एक पोस्टर देखकर चुना है। कॉलिंस पोर्ट में उसे कॉलिंस फैमिली की तरफ से एक विज्ञापन मिला था, एक गवर्नेंस शिक्षिका की तलाश में। जब वो हवेली पहुंचती है तो दरवाजे पर विली नाम का नौकर उसका स्वागत करता है, जो इस जर्जर हो चुकी हवेली का केयर टेकर है। वो बताता है कि एक वक्त था जब इस हवेली में 100 से भी ज्यादा नौकर काम किया करते थे, लेकिन अब सिर्फ वो और मिसेज जॉनसन बचे हैं। थोड़ी ही देर में हवेली की मुखिया एलिजाबेथ कॉलिंस सामने आती हैं। वो विक्टोरिया को अलग ले जाकर समझाती हैं कि नौकरी में क्या करना होगा। एलिजाबेथ बताती हैं कि हवेली में अब सिर्फ 7 लोग रहते हैं और बहुत से हिस्से तो सालों से बन पड़े हैं। जब एलिजाबेथ विक्टोरिया से कुछ सवाल पूछती हैं तो वो बेबाक जवाब देती है, जो एलिजाबेथ को पसंद आता है। वो तुरंत उसे नौकरी पर रख लेती हैं। रात के खाने पर विक्टोरिया बाकी लोगों से मिलती है, लेकिन उसे नहीं पता इस हवेली की दीवारों के पीछे एक अंधेरा राज दफन है, जो अगर बाहर आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा। कॉलिनवुड हवेली में विक्टोरिया अब धीरे धीरे बाकी सदस्यों से मिलने लगती है। यहाँ एलिजाबेथ का भाई रोजर कॉलिंस भी रहता है, जो ज्यादातर वक्त निठल्ला घूमता रहता है। एलिजाबेथ की बेटी कैरोलिन स्टॉडर्ड एक टीनेजर है जो बागी स्वभाव की हो चुकी है। रोजर का बेटा डेविड कॉलिंस सिर्फ 5 साल का था जब उसकी माँ की मौत हो गई थी और तब से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। डेविड को लगता है कि वो अपनी माँ की आत्मा को अब भी देख सकता है। डेविड के इलाज के लिए एक मनोचिकित्सक बुलाई गई है, डॉक्टर जूलिया हॉफमैन, लेकिन वो ज्यादातर समय शराब में डूबी रहती है। विक्टोरिया को डेविड से सहानुभूति हो जाती है। वो उसे बताती है कि उसे भी भूतों पर यकीन है। एलिजाबेथ को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। रात को जब विक्टोरिया सोने की तैयारी कर रही होती है, तभी वो हवेली के हॉलवे में जोसेट की आत्मा को देखती है, वही जो पहाड़ी से कूद गई थी। जोसेट बस इतना कहती है, वो आ रहा है। फिर वो हवेली की सीढ़ियों की तरफ जाती है, झूमर के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है और दोबारा वही गिरने वाला दृश्य दोहराती है जैसे उस दिन पहाड़ी पर हुआ था, और फिर गायब हो जाती है। इसी दौरान जंगल के भीतर एक कंस्ट्रक्शन टीम बिल्डिंग बनाने के लिए खुदाई कर रही होती है और तभी उन्हें जमीन में दबा एक पुराना ताबूत मिलता है। जैसे ही वे उसे खोलते हैं, अंदर से बानबास बाहर आता है। अब वो आजाद है। पिछले 100 सालों की भूख से तड़पता बारनबास वहां मौजूद सभी मजदूरों का खून पी जाता है और माफी मांगता है कि ये उसकी सदियों पुरानी भूख का नतीजा है। इसके बाद वो पैदल हवेली की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कारें, मोबाइल्स और लोगों के अजीब कपड़े देखकर हैरानी होती है। ये दुनिया उसके समय से बहुत बदल चुकी है। उसके कपड़े खून से सने होते हैं, फिर भी वो आगे बढ़ता है। हवेली पहुंचने पर उसे विली बगीचे में मिलता है। वैम्पायर शक्तियों से वो उसे सम्मोहित करता है,
ताकि उससे जानकारी ले सके, और ये भी कहता है कि उसे साफ सुथरा करके हवेली के अंदर ले चले। अब वो हवेली में वापसी करता है। जब वो खुद को परिवार से मिलवाने की कोशिश करता है तो एलिजाबेथ बीच में आ जाती है और उसे अलग ले जाकर प्राइवेट बात करती है। वो कहती है कि वो उसे नहीं पहचानती और ये सब जादू टोने वाली कहानियां सिर्फ परियों की बातें हैं। लेकिन बार्नबास एक ऐसा रहस्य खोलता है जो खुद एलिजाबेथ को भी नहीं पता था। वो हवेली के अंदर एक गुप्त कमरा खोलता है जिसमें परिवार का छुपा हुआ खजाना होता है। बार्नबास वादा करता है कि वो परिवार की खोई हुई शोहरत फिर से लौटाएगा। एलिजाबेथ उसकी बात मान लेती है, लेकिन एक शर्त रखती है, किसी को भी ये मत बताना कि तुम एक वैम्पायर हो। अगले दिन सुबह के समय ब्रेकफास्ट के दौरान एलिजाबेथ बाकी परिवार को बार्नबास से मिलवाती है। ये है बार्नबास द थर्ड, इंग्लैंड से आए हमारे दूर के रिश्तेदार। परिवार बिजनेस की बात करने लगता है और बार्नबास को बताया जाता है कि कॉलिंस का मशहूर फिशिंग साम्राज्य अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब इस पूरे इलाके पर सिर्फ एक नाम का राज है, एंजल बे सी फूड। बार्नबास हैरान रह जाता है और उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आती हैं। उसे अब यकीन हो जाता है एंजेलिक ने सिर्फ उसका दिल नहीं तोड़ा बल्कि उसका पूरा साम्राज्य ही छीन लिया है। उसी वक्त विक्टोरिया कमरे में आती है। बार्नबास की नजर उस पर टिक जाती है क्योंकि वो हूबहू जोसेट जैसी लगती है। वो उसे देखकर दिल ही दिल में उसकी तरफ खिंचने लगता है। वहीं शहर में एंजेलिक अब भी जिंदा है, लेकिन नए नाम से एंजी बुशार्ड। वो अब एंजल बे सी फूड की फाउंडर और सीईओ बन चुकी है, इस इलाके की सबसे ताकतवर महिला। जब उसके कर्मचारी जंगल में ताबूत मिलने की बात बताते हैं तो वो खुद जाकर देखती है और खुला हुआ ताबूत देखकर दंग रह जाती है। उसे अब यकीन हो जाता है बार्नबास वापस आ चुका है। वो तुरंत अपनी कार में बैठती है और कॉलिनवुड हवेली पहुंच जाती है। वहां उसकी एलिजाबेथ के साथ थोड़ी तीखी बहस होती है और फिर बार्नबास उसे अपने साथ प्राइवेट बात के लिए ले जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है एंजेलिक उसे किस कर लेती है और फिर कहती है, अब ये तुम्हारा कॉलिन स्पॉट नहीं है, ये मेरा एंजल बे है। मैंने ये पूरा व्यापार सिर्फ तुम्हारा नाम मिटाने के लिए शुरू किया था। लोग अब मुझे मानते हैं, तुम्हें भूल चुके हैं, और अगर तुम कुछ कहोगे भी तो कोई नहीं मानेगा। एंजेलिक वहां से चली जाती है। बार्नबास एलिजाबेथ को सब कुछ बताता है। वो उसे याद दिलाती है, तुमने अतीत में हमेशा लड़ाई लड़ी है, इतनी ताकत से कि लोगों ने तुम्हें ताबूत में बंद कर दिया। अब तुम्हारे परिवार को तुम्हारी फिर से जरूरत है, लड़ाई दोबारा शुरू करो। इन शब्दों से प्रेरित होकर बार्नबास पूरी ताकत से परिवार की शोहरत लौटाने में लग जाता है। वो गुप्त कमरे का खजाना बेचता है और फिर उससे दर्जनों कामगारों को नौकरी पर रखता है। हवेली की मरम्मत शुरू होती है और पुरानी कॉलिंस फिशिंग कंपनी दोबारा खड़ी होने लगती है। अब वो छाते, सनग्लासेस और हैट पहनकर दिन में भी बाहर निकलने लगता है ताकि सूरज की रोशनी से बच सके। लेकिन उसे रात को सोने में परेशानी होती है, इसलिए वो अपने पुराने ताबूत को दोबारा मंगवाता है। जैसे ही कंपनी ठीक से चलने लगती है वो एंजेलिक के मछुआरों के कप्तानों को सम्मोहित करके अपनी तरफ मिला लेता है। फ्री टाइम में वो आधुनिक टेक्नोलॉजी सीखने लगता है और विक्टोरिया के साथ वक्त बिताता है। एक शाम की बात है, रोजर देखता है कि बार्नबास एक सीक्रेट रूम से खजाना निकालकर बाहर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर जूलिया भी बार्नबास के अजीब व्यवहार को नोटिस करती है और उसे अपने ऑफिस बुलाती है। जूलिया उसे हिप्नोटाइज करती है और बार्नबास बेहोशी में अपने वैम्पायर होने की सच्चाई उगल देता है। जूलिया गुस्से में ऑफिस से निकलती है और सीधा एलिजाबेथ से जाकर कहती है, तुमने हम सबसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? लेकिन एलिजाबेथ उसे समझाती है, तुम एक साइंटिस्ट हो, तुम्हें उससे डर नहीं बल्कि उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। जूलिया मान जाती है और तय करती है कि बार्नबास को रोकेगी नहीं बल्कि उसका इलाज ढूंढेगी। कुछ समय बाद बार्नबास कैरोलीन से पूछता है, आजकल की लड़कियों का दिल कैसे जीता जाता है? कैरोलीन उसे सलाह देती है, तुम्हें अपनी पुरानी सोच छोड़नी होगी और कूल लोगों के साथ वक्त बिताना होगा। जिसका नतीजा होता है कि बार्नबास एक हिप्पी ग्रुप में पहुंच जाता है जहां वो जंगल में सबके साथ धुएं के घेरे में बैठा अपनी पुरानी कहानियां सुनाता है। वो लड़कियां उसे बताती हैं, औरतें पैसों से नहीं प्यार से जीती जाती हैं, लेकिन उनकी मासूमियत का खौफनाक अंत होता है। बार्नबास सभी को मारकर उनके खून से अपनी प्यास बुझाता है। अगले दिन डॉक्टर जूलिया बार्नबास को समझाती है कि वो उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके उसे वैम्पायर से नॉर्मल इंसान में बदल देंगी। जब बार्नबास उसकी तारीफ करता है, जूलिया उसे डॉक्टर पेशेंट की गोपनीयता याद दिलाती है, लेकिन तभी वो उसके सामने झुक जाती है और उससे शारीरिक संबंध बनाने लगती है। उधर विक्टोरिया और बार्नबास के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। दोनों अलौकिक बातों पर चर्चा करते हुए एक दूसरे को और समझने लगते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ एंजेलिक परेशान होती है। उसे गुस्सा है कि कॉलिंस कंपनी दोबारा सफल हो रही है। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि एंजल बे तो अब भी 95% जालों पर राज कर रही है। चिंता की क्या बात है? एंजेलिक कहती है, ये व्यापार की बात नहीं, मेरे सम्मान की बात है। मेरी नानी ने इस परिवार को खत्म करने की शुरुआत की थी, अब उसे पूरा मैं करूंगी। इसके बाद वो बार्नबास को मिलने बुलाती है। उसे ऑफर देती है कि वो अपनी कंपनी उसे बेच दे, लेकिन बार्नबास इनकार कर देता है। एंजेलिक उसे याद दिलाती है, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, अगर नहीं दोगे तो विक्टोरिया मारी जाएगी। इस धमकी से मजबूर होकर बार्नबास उसके साथ संबंध बना लेता है, पूरे ऑफिस को तबाह करते हुए। लेकिन बाद में उसे पछतावा होता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर एंजेलिक की आंखों में फिर से वही पुराने वाला जुनून जल उठता है।
वो धीरे से कहती है, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी बानबास। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा दिल से निवेदन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, अगर हमारी मेहनत आपके दिल को छू रही हो, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां आपको हंसाएंगी, रुलाएंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी। हम चाहते हैं कि इस सफर में आप हमारे साथ हर कदम पर बने रहें। कहानी आगे बढ़ती है। बानबास अब भी डॉक्टर जूलिया से ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहा है। उधर विक्टोरिया को अजीब सपने आने लगते हैं। सपनों में वो अपने बचपन में वापस जाती है, जब उसने जोसेट का भूत देखा था और उसके माता पिता ने उसे पागल खाने भेज दिया था। एक सुबह जब वो जागती है, वो देखती है कि जोसेट का भूत फिर से उसके सामने खड़ा है। जोसेट उसे मदद के लिए पुकारती है और फिर गायब हो जाती है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर बानबास पूरे परिवार के सामने ऐलान करता है, हमें पूरे कस्बे के लिए एक ग्रैंड बॉल रखनी चाहिए ताकि कॉलिंस परिवार की रॉयल हैसियत सबको फिर से याद दिला सकें। कैरोलिन हंसती है और कहती है, आजकल लोग बॉल नहीं हैपनिंग्स करते हैं। वो उसे आज के जमाने की पार्टी टिप्स देती है। पार्टी की रात कैरोलिन हैरान रह जाती है जब देखती है कि बानबास ने उसका मजाक नहीं उड़ाया था। उसने सच में पार्टी को उसी तरह ऑर्गेनाइज किया था जैसा कि कैरोलिन ने सुझाव दिया था। बानबास को ये म्यूजिक पसंद नहीं आता, इसलिए वो घर के चारों ओर घूमने निकल जाता है। तभी वो देखता है कि डेविड कोर्ट रूम की जिम्मेदारी संभाल रहा है, क्योंकि रोजर ने उसे वहां खड़ा कर दिया था। बानबास डेविड को वहां से भेज देता है और खुद दीवार चढ़कर खिड़की से झांकता है। जो दृश्य वो देखता है वो चौंकाने वाला होता है। रोजर उस कर्मचारी लड़की के साथ संबंध बना रहा है और कोर्ट रूम में लोगों के बटुए चुरा रहा है। बाद में बालकनी पर विक्टोरिया बानबास से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि उसे भी लगता है कि वो उसे बहुत पहले से जानती है। विक्टोरिया बताती है कि कैसे वो सालों पागल खाने में बंद रही, जहां सिर्फ डॉक्टर और जोसेट का भूत उसका सहारा थे। उसके साथ दर्दनाक ट्रीटमेंट्स किए गए, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन वो एक खिड़की से भाग निकली। रास्ते में उसे जोसेट ने एक अखबार के विज्ञापन की ओर इशारा किया जिसमें कॉलिंसवुड में गवर्नेंस की जरूरत थी। वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसे कॉलिंसवुड में अपना घर लगता है और बानबास से वो भी प्यार करने लगी है। अपने जज्बातों को जाहिर करते हुए विक्टोरिया आखिरकार बानबास को चूम लेती है। लेकिन ये सब कोई देख रहा होता है। एंजेलिक, वो पार्टी में अभी अभी पहुंची है और बानबास को किसी और के साथ देखकर उसका गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। अगले दिन बानबास जूलिया के पास जाता है। उससे कहता है कि वो इंसान बनने की प्रक्रिया तेज कर दे ताकि वो विक्टोरिया के साथ एक सामान्य जिंदगी जी सके। लेकिन जब वो लैब में पहुंचता है, वो देखता है कि जूलिया उसी के खून को खुद के शरीर में ट्रांसफर कर रही है। जूलिया कभी नहीं चाहती थी कि बानबास इंसान बने, वो तो बस खुद को अमर बनाना चाहती थी। बानबास को धोखा देने की सजा मिलती है। वो उसे काट कर मार देता है। उसे ये तक नहीं पता चलता कि अब उसके खुद के दांत और ज्यादा शार्प हो गए हैं। वो असल में और भी ज्यादा मॉन्स्टर बनता जा रहा है। वो विल्ली से कहता है कि जूलिया की लाश को ईंट से बांधकर समंदर के बीचों बीच फेंक दे। इसके बाद बानबास रोजर को खजाने वाले सीक्रेट रूम में घुसते हुए पकड़ लेता है। अब वो उसे एक चॉइस देता है, या तो वो एक अच्छा पिता बनकर डेविड के साथ रहना सीखे या बानबास से पैसे लेकर हमेशा के लिए चला जाए। रोजर पैसे चुनता है और बिना पीछे देखे हमेशा के लिए चला जाता है। डेविड का दिल टूट जाता है। गुस्से और दुख में डेविड अपने कमरे की ओर दौड़ता है। उसी वक्त विल्ली छत से डिस्को बॉल उतार रहा होता है जो डेविड के ऊपर गिरने ही वाली होती है कि तभी बानबास सुपर स्पीड से दौड़ता है और डेविड को बचा लेता है। लेकिन इस चक्कर में धूप की किरणें उस पर पड़ जाती हैं और उसका शरीर जलने लगता है। अब पूरा परिवार उसके सच से वाकिफ हो जाता है। डेविड और विक्टोरिया उसे देखकर डरकर भाग जाते हैं। बिल्कुल अकेला पड़ चुका बानबास अब एंजेलिक के पास जाता है। वो उससे कहता है कि वो इस श्राप को हटा दे, लेकिन एंजेलिक साफ मना कर देती है। उल्टा उससे स्वीकार करवाती है कि उसने जूलिया को मार डाला। अब एंजेलिक उसे एक ऑफर देती है, क्यों ना हम दोनों साथ में इस फिशिंग एम्पायर को चलाएं, लवर और पार्टनर बनकर, वरना मैं तुम्हें फिर से उसी ताबूत में बंद कर दूंगी। बानबास गुस्से में जवाब देता है, तुम सीधे नर्क जा सकती हो। जैसे ही वो बाहर निकलता है, एंजेलिक के आदमी पहले से ताबूत लेकर दरवाजे पर खड़े होते हैं। वो बानबास को धक्का देकर ताबूत में डाल देती है। फिर ताबूत को चेन से बंद करके वैन में डाला जाता है और ले जाया जाता है कब्रिस्तान। इससे पहले कि वैन रवाना हो, एंजेलिक एक काला जादू करती है और कॉलिंस कंपनी की पूरी बिल्डिंग में धमाका करवा देती है। वहीं ताबूत को एक पुराने मकबरे में छोड़ दिया जाता है। लेकिन कुछ देर बाद डेविड वहां पहुंचता है। उसे उसकी माँ के भूत ने बताया था कि बानबास खतरे में है। उधर शहर में पुलिस और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी है। एंजेलिक वहां आती है और एक रिकॉर्डिंग बजाती है जिसमें बानबास जूलिया की हत्या की बात कबूल करता है। अब पूरे शहर को भड़का दिया जाता है। एक भीड़ तैयार हो जाती है कॉलिंस परिवार के खिलाफ। भीड़, पुलिस और एंजेलिक सब कॉलिंसवुड पहुंचते हैं। उसी वक्त बानबास भी वहां पहुंच जाता है। वो कहता है, मैं सब कुछ कबूल कर लूंगा, बस मेरे परिवार को कुछ मत कहना। लेकिन एंजेलिक को भी साथ ले जाओ। शेरिफ उस पर गोली चलाता है, लेकिन बानबास पर कोई असर नहीं होता। तभी बानबास एंजेलिक को काट लेता है और उसका चेहरा फटने लगता है। अब सब देख लेते हैं असल में राक्षस कौन है।
इसके बाद शेरिफ जब भीड़ को वापस भेज देता है, बार्नबास एंजेलिक से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। एलिजाबेथ अपनी शॉटगन लेकर उसका साथ देती है और तभी कैरोलीन अपना असली रूप दिखाती है। वो एक वेयरवॉल्फ भेड़िया मानव है, लेकिन ये ताकत भी एक चुड़ैल के जादू के सामने कमजोर पड़ जाती है। एंजेलिक अब पूरे घर की चीजों को जादू से जीवित बना देती है और वो अपने ही परिवार पर हमला करने लगते हैं। परिवार को तड़पते हुए देख एंजेलिक अपने गुनाह कबूल करती है। उसने ही बार्नबास के माता पिता की हत्या की थी, डेविड की मां को मारा था और बचपन में कैरोलीन को मारने के लिए वेयरवॉल्फ भेजा था, जिस कारण कैरोलीन भी वेयरवॉल्फ बन गई थी। वो ही कॉलिंस परिवार के हर दुख की असली वजह थी। तभी डेविड वहां आता है और अपनी मरी हुई मां की आत्मा को बुलाता है। वो आत्मा एंजेलिक पर हमला करती है, उसे हवा में उछालकर झूमर से टकरा देती है। झूमर नीचे गिरता है और चुड़ैल का अंत हो जाता है। इसके बाद परिवार जैसे तैसे जलते हुए घर से बाहर भागता है। बार्नबास एंजेलिक के पास आखिरी बार आता है। वो अपने सीने से दिल निकालकर बार्नबास को देती है, लेकिन वो दिल धीरे धीरे राख बन जाता है। अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन विक्टोरिया कहीं नहीं दिख रही थी। डेविड की मां की आत्मा बताती है कि वो उसी चट्टान की तरफ जा रही है जहां से जोसेफ ने आत्महत्या की थी। बार्नबास उसकी तरफ भागता है क्योंकि वो जानता है कि विक्टोरिया कुछ गलत कर सकती है। चट्टान पर विक्टोरिया कहती है, मैं एक इंसान हूँ जो रोशनी में जीती है और तुम हमेशा अंधेरे में, हम कभी साथ नहीं हो सकते। ये कहकर वो दुखी मन से कूद जाती है। फिर बार्नबास भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होता जैसे दशकों पहले हुआ था, क्योंकि बार्नबास उसे मरने से पहले काट लेता है और उसे भी एक वेम्पायर बना देता है। इसलिए विक्टोरिया भी अब अमर हो गई है। अब दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। वे समुद्र की गहराई में एक किस साझा करते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गहराई में कहीं जूलिया की बंद आंखें अब खुल चुकी हैं और वो भी अब वेम्पायर बन चुकी है। और इसी के साथ ये बेहतरीन, रहस्यमयी और दर्द से भरी कहानी यहीं समाप्त होती है। एक वेम्पायर जिसने अपना प्यार पाने के लिए इंसानियत छोड़ दी, एक परिवार जिसे बचाने के लिए उसने खुद को आग में झोंक दिया, और एक अंत जिसने ये सवाल छोड़ दिया, क्या सच्चा प्यार वाकई अमर होता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको मौका मिले अमर होने का, तो क्या आप अपनी इंसानियत खोने के लिए तैयार होंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें।